गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क पार्ट 3। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम 4 टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक। पहला होगा सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, केसीएल, केवीएल। ये 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इधर ही ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट। देखो फ्रेंड, सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट में क्या क्या होता है। जब भी सीरीज सर्किट होगा तो पहला तो ये होगा कि हर एक एलिमेंट से जो करंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक। और जो टोटल वोल्टेज होगा वो क्या होगा, टोटल वोल्टेज जो होता है सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज के बराबर होता है। ये आपको पता होगा, नहीं पता तो ये चीज़ें आप समझ लो, ठीक है। ये दोनों सीरीज कनेक्शन का रिकग्निशन करने का एक तरीका है। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये सीरीज में है। तो अगर करंट यहाँ से आ जा रहा है तो ऑब्वियसली ये सबसे करंट आ ही जाएगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर टोटल वोल्टेज V है और इंडिविजुअल वोल्टेज V1, V2, V3 है, तो जो V होगा, जैसे आप V को ऐसे यहाँ से चलो तो ये V है, तो फिर आप ऐसे चलो, देखो ये जो टोटल V है वो कहाँ से किधर गए, माइनस से प्लस, तो दैट इज इक्वल टू V। और फिर आप ऐसे चलो तो यहाँ से माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, तो क्या हो जाएगा, सब जुड़ेगा ना, सब का सब जो बैटरी है सब जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखो। तो देखो वही हमने किया है, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू ओवरऑल V। अब हर एक V1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस R2 है, तीसरा R3 है। तो V1 क्या हो जाएगा, करंट क्या फ्लो कर रहा है, I, तो IR1, देखो IR1, दूसरा IR2, तीसरा IR3। अब चूँकि सब इसको जोड़ दो, एक काम करो, इक्वेशन में आप पुट कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3, ये ऐसे होगा। देखो I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। अब सब करंट क्या है, बराबर है भाई, सीरीज कनेक्शन में तो बराबर होगा। तो सारे करंट को I मान लो, ऐसा लिख दो कि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, और ये करंट कितना है यहाँ पे, I है, सो I लिख दिया। अब यहाँ से I कॉमन आ जाएगा, देखो R1 प्लस R2 प्लस R3। अब R1 प्लस R2 प्लस R3 को क्या हम इसे लिख सकते, V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट क्या हुआ, यही है ना, I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया, दिस हो गया। यानी या फिर V जो I जो है उसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड भी। तो दिस इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट और दिस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज में जितने भी ये एलिमेंट है, रेजिस्टेंस है, सारे के सारे जो उसका R इक्विवेलेंट निकालोगे तो ऐड हो जाएगा। तो अब बताओ, R इक्विवेलेंट अगर R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर है, तो ये जो R इक्विवेलेंट है इसमें जो सबसे बड़ा होगा ना, उससे भी बड़ा होगा ये R इक्विवेलेंट। सही है कि नहीं। मान लो, समझे आप, लेट से कि R1 1 है, लेट यहाँ यहीं पे मान लो कि R1 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, यहाँ पे R इक्विवेलेंट 1 प्लस 2 प्लस 3 6 ओम। ये 6 ओम देखो, इसमें इस R1 R2 R3 में सबसे बड़ा कौन था, 3 ओम। तो R मैक्स इसको बोल दो, तो R मैक्स से भी बड़ा है कि नहीं R इक्विवेलेंट। तो वही हमने लिखा है कि R इक्विवेलेंट जो है R मैक्स से भी बड़ा होगा। ये सीरीज कनेक्शन का शानदार रिजल्ट है, जिसको आपको ध्यान रखना है, रिजल्ट, ठीक है। ये रटना नहीं है, लेकिन आपको ध्यान जरूर रखना है भाई, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंट जब भी आप बनाओगे सर्किट, या फिर कभी थ्योरी में पूछ देता है, कहीं पे भी आपको एक क्या बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। तो इसको ध्यान रखो, और या फिर किसी क्वेश्चन में भी यूज हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हम पढ़ते हैं, ये तो रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा, अब इंडक्टेंस के लिए। तो वो इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में सिमिलरिटी है, मतलब जैसा एल आर इक्विवेलेंट तीनों का जो आर इक्विवेलेंट है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, उससे एल इक्विवेलेंट भी यहाँ पे L1 प्लस L2 प्लस L3 होगा। अब इसको देख लेते कैसे होता है। V इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे मान लो कि V1 V2 V3, सो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब जो इंडक्टेंस है उसमें V को क्या लिखते हैं, मान लो जैसे जैसे V1 मान लो, तो क्या लिखोगे, L1 di1 बाई dt, राइट, V2 L2 di2 बाई dt। सीरीज कनेक्शन है, करंट सबका बराबर हो जाएगा। मैं इसे दिखा रहा हूँ I1 I2 I3 डिवाइडेड बाई I2, ठीक है। अब क्या होगा बताओ, तीनों को जोड़ दो तो V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या होगा, L1 d1 बाई d2 प्लस L2 di2 बाई d2 प्लस L3 di3 बाई d3। अब तीनों बराबर है, सो यहाँ पे देखो अब करंट बराबर है ना यार, तो डी आई बाई डी टू कॉमन हो जाएगा, ये तीनों ये और ये टर्म कॉमन हो जाएगा क्योंकि इक्वल है, L1 प्लस L2 प्लस L3, तो L इक्विवेलेंट क्या हो गया, तीनों का सम, तो ये हो गया। अब इसमें भी सेम कि L इक्विवेलेंट क्या होगा, L मैक्स से बड़ा होगा, ठीक है। सिर्फ जो डिफ्रेंसिएशन आता है ना L इक्विवेलेंट मतलब जो इक्विवेलेंट में, वो सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर में आता है। रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सिमिलर होते हैं, जबकि आपका कैपेसिटर में डिफरेंस आता है। देखते कैसे आता है, देखो ये कैपेसिटिव सर्किट है, सीरीज कैपेसिटर सर्किट, तो यहाँ पे करंट मान लो, ठीक है। सिमिलरली V1 V2 V3, ठीक। अच्छा, इसमें एक समता रिजल्ट ही होता है, I बराबर C dV1 बाई dt। सो V1 क्या आता है, 1 बाई C इंटीग्रेशन C1 बाई I1 dt, ठीक। यही हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो पहला के लिए 1 बाई C1 I dt, करंट बराबर है 1 बाई C2 I dt, 1 बाई C3 I dt, इंटीग्रेशन I dt को कॉमन ले लो, बचा ये। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू इंटीग्रेशन I dt। अब यहाँ पे देखो 1 बाई C इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो ये नहीं लगता कि ये पैरेलल कनेक्शन की तरह है। तुम्हें आपने पढ़ा होगा बचपन में भैया, मतलब 10th क्लास में, कि हम जब लिखते थे ऐसा 1 बाई R इक्विवेलेंट, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। तो उसी तरह का रिजल्ट है ना ये। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इसमें क्या होता है एक केस कि जो C इक्विवेलेंट है ना, तो इस जैसे हम सीरीज में R1 रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के लिए पढ़ते थे कि जो जो इक्विवेलेंट है वो मैक्सिमम से हमेशा ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या है, जो C इक्विवेलेंट है, चूँकि पैरेलल कनेक्शन की तरह हो गया इसका जो मैथमेटिकल टर्म्स है, यहाँ पे क्या होगा कैपेसिटर में, C इक्विवेलेंट लेस देन C मिनिमम होगा। वाई, बिकॉज ऑफ पैरेलल मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखो। सिंपली जब आप इसको ऐसे करोगे तो इस फॉर्म में आएगा। ये अगर ध्यान रख पाओ तो बेहतर है, नहीं तो आप सिंपल करने के फॉर्म में रहो, नो इशू है, ठीक है। अब जो एग्जाम्पल लिया 1 2 3, तो C इक्विवेलेंट क्या निकालोगे, 1 2 3 का मल्टीप्लिकेशन, 1 2 3 का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई दोनों 2, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 टेकन एट अ टाइम, ठीक है। 1 2 3 का मल्टीप्लिकेशन ये करोगे तो क्या आ गया, 6/11। अब बताओ एक बात, 6/11 है, ये जो C इक्विवेलेंट है 6/11 है, और सबसे इसमें मिनिमम क्या है, C मिनिमम कितना है, 1 फैराड है। तो बताओ C इक्विवेलेंट 6/11 छोटा है ना C मिनिमम से, 1 फैराड है कि नहीं। तो हो गया ना प्रूफ, समझ गया ना। तो इसका ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट में आते हैं। अब देखो पैरेलल में सबसे पहला तो यही होगा कि भैया वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट विल बी सेम, ठीक। पहला तो ये हो गया। उसके बाद टोटल करंट इज एडिशन ऑफ
विजुअल एलिमेंट, ठीक है, ध्यान रहेंगे। यस, तो ये चीज़ें रहता है, ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। पहले हम रेजिस्टेंस देखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो टोटल करंट है, एडिशन का ही टर्म लिखो आप, ठीक है। तो टोटल करंट क्या होगा, टोटल करंट जो इंडिविजुअल करंट का सम, तो आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। और जो आई को क्या लिख सकते हो, दिस आई इक्वल टू, हम देखो इस सर्किट को सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आर इक्विवेलेंट वी आई, तो आई को क्या लिखते हैं, वी बाई आर इक्विवेलेंट, ये आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड इक्वल टू आई वन को वी बाई, ये भी देखो ये भी जो है सबके क्रॉस है ना, और ये करंट सबके इंडिविजुअल करंट के सम के बराबर है। तो दिस आई वन इक्वल्स टू दिस आई थ्री इक्वल टू क्या होगा, ओ सॉरी, दिस इज आई वन और दिस विल बी आई थ्री, ठीक है। सो दिस आई वन इक्वल्स टू वी बाई आर वन, तो वी बाई आर वन, वी बाई आर टू, वी बाई आर थ्री। सो वन बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस, देखो पैरेलल कनेक्शन आ गया ना, तो आर इक्विवेलेंट क्या लिखा, आर वन आर टू आर थ्री डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर टू, ये इसको ध्यान रखो, ठीक है। और अगर टू का केस होता, मान लो कि इस तरह का होता, ये V1 है, ये R1 है, ये R2 है, लेट्स से दिस इज I1 I2, तो यहाँ पे जो आर इक्वलेंट हो उसको ध्यान रखा, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, निकालने का वही तरीका, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 V बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V बाई R1 प्लस V बाई R2, V से V कैंसिल हो गया, सो 1 बाई आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, सो दिस आर इक्विवेलेंट R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस, सो ये रिजल्ट आप ध्यान रखो, ठीक है, इसको भी ध्यान रखो, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट, ठीक। तो यहाँ पे जैसे कि हमने सी इक्विवेलेंट में बताया था, सिमिलरली पैरेलल का एक ही रूल होता है कि आर इक्विवेलेंट हमेशा आर मिनिमम से कम होगा। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है मानसो, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपको कभी भी ऑप्शन के तौर पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, ठीक है। भले गेट में ना पूछे, लेकिन एसएससी जेई या फिर किसी जेई एग्जाम में तो पूछ ही लेंगे। अगर ये जेई वाले देख रहे हो तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो इसके लिए करते हैं इंडक्टेंस के लिए, भाई इंडक्टेंस के लिए भी सेम है यार, मतलब जैसे आप लिखते थे पहले V बराबर एल डी आई बाई डी टी, अब चूँकि पैरेलल में करंट होता था तो करंट का फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा, तो 1 बाई एल इंटीग्रेशन डी टी, चूँकि V सब में सेम है तो करोगे तो ये आ जाएगा। मैं इसमें बताऊंगा नहीं, जी इसको बस ध्यान रखो आप, इसमें टाइम करने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया कि आर और एल का जो मैथमेटिकल फॉर्म है सेम होगा। अब देखो ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा इम्पोर्टेंट मानकर चलना, क्या होता है अगर हम पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं ना, तो मान लो कि एक देखो आर क्या है, R1 1 किलो ओम है, R2 किलो ओम, आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट इन केस ऑफ सीरीज, पहला, और दूसरा आर इक्विवेलेंट इन केस ऑफ पैरेलल। चलो हम इसको देखते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस 100 101 किलो ओम, राइट। और ये क्या होगा 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 100, क्या होगा भाई 100 डिवाइडेड बाई 101। ये जब आप निकालोगे ना मासो, ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 1 किलो ओम। क्वेश्चन ये है कि भाई 1 किलो ओम क्यों आया। अच्छा इसको पहले वेरीफाई कर लो कि क्या यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट है वो ग्रेटर देन आर मैक्स है कि नहीं है भाई। देखो आर इक्विवेलेंट क्या है 101 है और आर मैक्स क्या है 100 है, बराबर है, बराबर है, ठीक। देखो ये अप्रॉक्सीमेटली बोला है मैंने 1 किलो में, लेकिन ये निकालोगे तो कुछ 99.99 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ जो आर इक्विवेलेंट है सॉरी ये जो होगा ये गलत है, 0. ये क्या होगा 0.99 कुछ इसे आएगा। तो आर इक्विवेलेंट जो 0.9 आया है
आपको नहीं लगता ये कम है 1 किलो आर मिनिमम से, जो कि 1 किलो ओम के बराबर है? ऑब्वियसली बराबर है ना, समझ में आई बात? तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझना है। मतलब अगर देखो एक चीज़ आप कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट बताने का क्या है। अब ये चीज़ एक चीज़ समझ लो कि अगर R1 और R2 में अगर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस में हम R इक्विवेलेंट अप्रॉक्सीमेटली R मिनिमम के बराबर कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स से दिस R1 एंड R2 having large difference, then R equivalent will approximately equal to R minimum in parallel connection। ध्यान रहेगा, होपफुली आपको ध्यान रहना चाहिए भैया, ठीक है। कॉन्सेप्ट को जस्ट नोट डाउन करो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कैपेसिटर का देख लो, कैपेसिटर में क्या करोगे बताओ भाई? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और यहाँ पे क्या होता है? C dV बाई dt, वोल्टेज बराबर है, ध्यान रखना। तो C dV बाई dt, C2 dV बाई dt, C3 dV बाई dt कॉमन लो, दिस C इक्विवेलेंट ये हो गया। C इक्विवेलेंट क्या होगा? C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C इक्विवेलेंट C मैक्स के बराबर होगा। तो यही चीज़ें कैपेसिटर में उल्टा होता है भाई साहब, ठीक है। कैपेसिटर में यही चीज़ें उल्टा होता है, मतलब सीरीज में जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के साथ होगा, कैपेसिटर में उसका उल्टा होगा। सीरीज में क्या होगा? सीरीज कनेक्शन की तरह काम करेगा, बट वही सीरीज में कैपेसिटर पैरेलल कनेक्शन की तरह काम करता है। ये चीज़ें ध्यान रहेगा, आपको भाई ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। कैपेसिटर केस में जैसे यहाँ पे C1 C2 C3 पैरेलल में है, तो हम C इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं? C1 C2 C3 डिवाइडेड बाई C1 C2 प्लस C2 C3, इस तरह का लिखता है। लेकिन यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीधा सम हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब इसके पैरेलल में ये पैरेलल कनेक्शन है ना, तो इस पैरेलल कनेक्शन में सीरीज कनेक्शन की तरह ये बिहेव करता है, उल्टा करता है कैपेसिटर, ठीक, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ेंगे। अब है हमारा भाई KVL एंड KCL। देखो भाई किरचॉफ्स लॉ जो है उसके दो फॉर्म होते हैं, या 2 टाइप बोल सकता है। किरचॉफ्स ने 2 लॉ दिए थे, एक KCL और एक KVL। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। पहले हम देखेंगे KCL, ठीक। चलो देखते हैं KCL नाम सुन के क्या लगता है? किरचॉफ्स करंट लॉ, तो करंट से रिलेटेड कुछ होगा। तो भैया ये क्या बोलता है कि किसी भी नोड पे जितना इनकमिंग करंट होगा ना, जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही आउटगोइंग करंट होगा। यानी टोटल जो इनकमिंग करंट है वो 0 होगा, या टोटल आउटगोइंग करंट भी 0 होगा। समझे मैं क्या बोला? जैसे मैंने बोला था कि किसी नेटवर्क में टेलीगन्स थ्योरम, किसी भी नेटवर्क में टेलीगन्स थ्योरम हमने क्या बोला था भाई? टेलीगन्स थ्योरम बोला था कि किसी भी नेटवर्क में टोटल जो P डिलीवरी है या टोटल जो ऑब्जर्व पावर है किसी क्लोज नेटवर्क में, वो क्या होगा? 0 होगा। सिमिलरली किसी भी मतलब किसी भी नोड पे जो टोटल आउटगोइंग है या टोटल इनकमिंग है वो सब 0 होगा, ठीक। देखते हैं कैसे होगा। पहले देखो हमारा 2 कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एक तो इनकमिंग का रहता है, एक आउटगोइंग का। तो इनकमिंग को हम नेगेटिव मान ले, जैसे ये इनकमिंग है तो ये इनकमिंग है। जब हम नोड लगाएंगे, नोड जब लगाएंगे यहाँ पे मतलब KCL लगाएंगे, तो उस कंडीशन में हम जब लिखेंगे ना, तो इनकमिंग को नेगेटिव मान सकते हैं और आउटगोइंग को पॉजिटिव, या फिर इनकमिंग को पॉजिटिव मान लो और आउटगोइंग को नेगेटिव मान लो। ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको जो मानना है मानो। मैं तो भाई हमने यहाँ पे लिखा है वो अलग चीज़ है, बट मैं जो कंसीडर करूँगा, इसी को हम कंसीडर करेंगे, इनकमिंग को पॉजिटिव, आउटगोइंग को नेगेटिव, ठीक है, ठीक। देखो यहाँ पे हमने इसको भूल जाओ, हम क्या लिखते हैं अभी इस एग्जांपल को यहाँ पे हम प्रीफर करेंगे, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे, लिखो क्या लिखोगे? इनकमिंग क्या है? I1 है, तो I1, दूसरा I2 है,
तीसरा नहीं है ही नहीं, उसके बाद आउटगोइंग है, तो आउटगोइंग हमने बोला था नेगेटिव लेंगे, और उसके बाद I3 बराबर 0। तो बताओ I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या होगा, I4 माइनस I4 प्लस I3। ठीक, तो ये क्या हो गया, इनकमिंग करंट, और ये क्या हो गया, आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट हो गया, है ना। अब इसी मान लो हम लिखते हैं कि भाई बताओ टोटल इनकमिंग करंट, क्या लिखते तुम, तो वही I1 प्लस I2 माइनस I4 माइनस I3, क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जितना आया उतना ही गया, तो ओवर इनकमिंग कितना आएगा, 0 ना, समझ गया। सो यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। ठीक, तो जितना इनकमिंग करंट आएगा उतना ही जाएगा, दैट्स इट कॉल्ड एज KCL। अब देखो भाई जो हमने यहाँ पे लिखा है I1 I2 I1 प्लस I2 I3 प्लस I4, क्या हम I1 प्लस I2 को ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो बताओ, I1 क्या लिख सकते हैं, dq1/dt। देखो dq1/dt हमने इस इक्वेशन 1 से लिखा है, ठीक है, माइनस dq1/dt माइनस dq2/dt। अब क्या है, d/dt को हटा सकते हैं, इंटीग्रेट कर दो सबको, तो q1 q2 q3 इतना हो गया। तो ओवरऑल जो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा दैट इज इक्वल टू q1 प्लस q2 इक्वल माइनस q3 माइनस q4 इक्वल टू 0। देखो आपको क्या लगता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना, कि जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज निकल गया, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट ना तो वेस्टेज हुआ और ना ही कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ चार्ज ट्रांसफर हो गया। भाई जितना आया, जितना चार्ज यहाँ पे आ रहा था उतना ही चार्ज आगे फ्लो कर गया। सो व्हाट इज कॉल्ड, दिस रूल इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये जो रूल है ये इसको ध्यान रखना, ये कभी कभी क्या करता है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में पूछ देगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन दे देगा भैया ऐसे ही है, 2-3 ऑप्शन सही दे देगा, KCL फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इस तरह का अभी और भी हम देखेंगे, बहुत सारा मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन का आंसर मतलब यहाँ पे बनेगा क्वेश्चन। ठीक, अब आते हैं इसी से रिलेटेड एक और भी होता है नोडल एनालिसिस। ठीक है, जो हम नोडल एनालिसिस करते हैं, नोडल एनालिसिस का मतलब होता है कि KCL और ओम्स लॉ का मिक्सचर होगा ये। ठीक, अब देखते हैं कि नोडल एनालिसिस किस नेटवर्क के लिए, जैसे हमने पढ़ा ना लीनियर, बाइलेटरल, फिर उसका पैसिव, बहुत सारे पढ़े थे, किसके लिए एप्लीकेबल होता है। देखो भाई पहला पॉइंट ये है कि ओम्स लॉ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। ओम्स लॉ तभी एप्लीकेबल है जब कांस्टेंट टेम्परेचर का पता है। सो ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट, व्हेयरएज KCL डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। यानी अगर मतलब क्या हुआ, ओम्स लॉ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, जब KCL डिपेंड नहीं करता है। तो भाई सिंपल सी बात है कि जो नोडल एनालिसिस है वो दोनों का मिक्सचर है, तो दोनों में जो कॉमन होगा ना वही आएगा। आप समझ रहे हो। तो अब चूंकि ओम्स लॉ डिपेंड करता है और KCL डिपेंड नहीं करता है, मतलब टेम्परेचर कुछ भी रहे KCL को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों का हम कॉमन ले तो भाई टेम्परेचर को कांस्टेंट करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के नोडल एनालिसिस होगा, क्योंकि नोडल एनालिसिस दोनों का मिक्सचर है ना। तो KCL और ओम्स लॉ का जो कॉमन प्रॉपर्टी होगा उसी पर नोडल एनालिसिस डिपेंड करेगा। ठीक है, तो भैया कहता है कि जो ओम्स लॉ है कांस्टेंट टेम्परेचर पे वैलिड रहता है, जबकि KCL किसी भी टेम्परेचर पे वैलिड होता है। तो कांस्टेंट और किसी भी टेम्परेचर पे कॉमन क्या है, कांस्टेंट। सो क्या होगा, मतलब जो नोडल एनालिसिस है वो वैलिड फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा है ये जो ओम्स लॉ होता है लीनियर, बाइलेटरल, पैसिव नेटवर्क के लिए होता है, जबकि KCL डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या है, एलिमेंट नेचर, एलिमेंट का जो नेचर है कुछ भी रहे KCL वैलिड करेगा। KCL मतलब डिपेंड नहीं करता ना भाई, इसलिए वैलिड होगा। जबकि ओम्स लॉ इन तीनों पे, इस सिर्फ और सिर्फ इस तीनों के लिए ही एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब क्या है, कॉमन क्या है, लीनियर, बाइलेटरल और पैसिव नेटवर्क पे ही नोडल एनालिसिस लगेगा। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है लंप्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, कि ओम्स लॉ जो तुम्हारा दोनों के लिए एप्लीकेबल है। देखो ना भाई, कहीं भी ट्रांसमिशन लाइन में भी जाओ, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, फिर भी वहाँ पे ओम्स लॉ लगता है ना। KCL सिर्फ और सिर्फ लंप्ड के लिए रहता है। ठीक है, तो भाई बताओ कॉमन क्या है, लंप्ड, तो सिर्फ और सिर्फ लंप्ड नेटवर्क के लिए नोडल एनालिसिस वैलिड होगा। तो देखो क्वेश्चन में, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में कभी कभी ये लोग देता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये लोग दे देगा कि भाई ओम्स लॉ डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे करता है या नहीं करता है, KCL डिपेंड करता है कि नहीं।
ये जितना भी है ना, इसमें देखो हर एक में दो दो है कि ओम्स लॉ किस में रहता है, केसीएल किस में रहता है, ओम्स लॉ किस एलिमेंट के लिए, किस नेचर ऑफ एलिमेंट के लिए वैलिड है, केसीएल किसके लिए नहीं वैलिड है, ओम्स लॉ लंप्ड और डिटरमिनेंट किस पे मायने रखता है, किस पे डिपेंड करता है, केसीएल किस पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें लगभग हर एक में छः छः दो दो पॉइंट है, 6 पॉइंट हो गया। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में होने चाहिए भैया। ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं, कोई भी एग्जाम दे दो, गेट का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ये आते ही है। चाहे आप आजकल पीएसयू भी एग्जाम निकालते हैं, पीएसयू का भी एग्जाम दे रहे हो, तो भैया ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो, सो मैंने आपको बताया कि भाई जो कंक्लूजन क्या है, एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, एक लीनियर बायलेटरल और ये क्या नाम है इसका, पैसिव, और एक लंप्ड। इसी के लिए, इन्हीं तीनों के लिए वैलिड होगा नोडल एनालिसिस, ठीक है। अब आते हैं केवीएल। देखो भाई, जो केवीएल है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सिंपल सी बात है, अगर वोल्टेज को ऐड अप करना है तो आपको मेश में घूमना पड़ेगा, लूप में घूमना पड़ेगा। सो ये मेश एनालिसिस में भी काम आता है। चलो देख लेते हैं। सो यहाँ पे जो वोल्टेज होता है, मतलब क्या बोलता है वो, कि किसी लूप में जब आप वोल्टेज में घूमोगे ना, तो ओवरऑल जो सम होगा सब जीरो मिलाकर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, जब यहाँ से तुम एंटर मारोगे ऐसे, हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस से प्लस के तो भी, ठीक। V1 में क्या है, प्लस से माइनस के तो माइनस V1, V2 में प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो हम लूप में ऐसे घूम रहे हैं, तो माइनस V2, प्लस से माइनस गए तो माइनस V3। अब तो कुछ है नहीं, तो इक्वल्स टू 0। सो V का वैल्यू क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब देखो V को क्या लिख सकते हैं, dW/dq, V1 को dW1/dq, dW/dq, dW3/dq। अब चूंकि सीरीज है, तो सीरीज में चार्ज क्या होगा, सेम होगा, या फिर करंट जो होगा सेम होगा, ठीक है। तो बराबर कर दो, तो dW/dq, dW1/dq, dW ये समझ गए, ये चीज़ें बराबर है। तो यहाँ पे d/dq को हटाओ, तो dW/W1 W1 प्लस W2 ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। ये चीज़ आपको, तो केवीएल क्या फॉलो करता है, केवीएल फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, आज अगर हो पाया तो ठीक, नहीं तो कल पक्का दिखा दूंगा। अब तो मेश एनालिसिस की मैंने बात किया था। मेश एनालिसिस क्या होता है, मेश एनालिसिस जो केवीएल प्लस ओम्स लॉ होगा, ठीक है। सिमिलरली ओम्स लॉ आपको पता है कि भैया एक तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वैलिड रहता है, उसके बाद लीनियर, बायलेटरल और पैसिव पे होता है, और क्या होता है, ये होता है, ये तो लंप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों के लिए होता है, बट केवीएल चूंकि सिर्फ और सिर्फ लंप्ड पे होता है, तो इसीलिए कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। अगर मेश एनालिसिस को वैलिड होना है तो क्या उसको बोलते हैं, लीनियर, बायलेटरल, पैसिव होना चाहिए, उसके बाद लंप्ड होना चाहिए। सो देखो, टेम्परेचर कांस्टेंट, linear, bilateral, passive, lumped network. So all the condition of node analysis valid for mesh analysis, ठीक है, समझ गया। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लो एक मेश दिया हुआ है, लूप दिया हुआ है, आपको बताना है कि करंट कितना होगा, देगा होगा, ये बताओ 10/2/3 2 एम्पियर, ठीक है। इसमें बताओ करंट का पोलरिटी, देखो इसमें प्लस माइनस था, तो इसमें ऐसे जा रहा था, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब करंट ऐसे जाएगा क्योंकि आपने पोलरिटी चेंज कर दिया है, ठीक है। ये एग्जाम्पल को देखो, इस एग्जाम्पल में आपको VA फाइंड करना है, ठीक है। बता सकते हो क्या, एक काम करेंगे हम लोग, पेंट ले लेंगे, अभी हम देखेंगे कि इस VA को कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस VA को कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई। अच्छा चलो एक बार बना लेते पहले, ठीक है। कितना है, 10 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, ठीक। देखो भाई, एक रेजिस्टेंस प्लस माइनस, एक रेजिस्टेंस प्लस माइनस, एक रेजिस्टेंस माइनस प्लस, ठीक है। ये 10 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, उसके बाद 1 2 एंड 3, 1 ओम,
2 ओम 3 ओम। यहाँ पे फाइंड करना है V इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, चलो हम मेथड 1 देखते हैं। आपके पास कितना मेथड है अभी निकालने का, एक तो नोडल एनालिसिस है और एक मेश एनालिसिस है। हम पहले यूज करेंगे नोडल एनालिसिस। सबसे मतलब नोडल एनालिसिस जो होता है ना, वो क्या होता है, आपका सिंपल प्रोसेस हो जाता है, जिसकी वजह से हमको मजा आता है, मतलब थोड़ा आसान रहता है। भाई देखो, कोई भी काम करो तो पहले आसानी से स्टार्ट करो। कोई भी काम जब आप आसान काम से स्टार्ट करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होगा, ताकि आप हार्ड काम को भी आसानी से कर सको। ठीक है, तो आप नोडल एनालिसिस निकालने के लिए क्या करोगे बताओ भाई, 1 मिनट। कलर थोड़ा चेंज करते हैं भाई, ठीक है, रेड लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो VA है, तो जो VA है ना, यहाँ पे स्टार्ट करो करंट को लिखना। तो यहाँ पे मान लो कि अब हम क्या मानकर चलेंगे कि भाई सारा का सारा करंट इधर आ रहा है। ठीक है, सारा का सारा करंट इधर आ रहा है, ऐसा हम मानकर चलेंगे। ठीक है, ये हमेशा फंडा ध्यान रखना कि नहीं सॉरी 1 मिनट यार। हम जब भी बनाते हैं तो एक चीज़ हमेशा हम ध्यान रखते हैं कि भाई जो यहाँ पे वोल्टेज होगा ना सबसे बड़ा होगा, तो जितना भी करंट है वो सब इस नोड से निकल रहा है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखो। ठीक है, चलो सो अभी हम मानकर चले कि ये जो नोड है यहाँ से सारा करंट निकल रहा है। तो करंट अगर निकल रहा है तो आउटगोइंग करंट को कैसे लिखते हो आप, VA माइनस, अभी करंट यहाँ से निकलना है तो VA को सबसे बड़ा मानना पड़ेगा, तो VA माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1। अब देखो जो मैं बोला कि सबसे बड़ा मान लो, अब चूंकि ये वेरिएबल है ना, तुमको जो मानना है सर, तो या तो सबसे छोटा मानो या सबसे बड़ा मान लो। ये जो नेटवर्क है ना, ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि VA कितना है, सबसे बड़ा है सबसे, जब आप निकालोगे तो। ठीक है, बट इनिशियली कंसिडर ऐसे ही करके चलना है। अब इसमें करंट जा रहा है, उसको कैसे लिखोगे, प्लस VA माइनस 1, देखो VA माइनस 10 वोल्ट, और यहाँ हम जो करंट लिख ले तो यहाँ पे कितना है, इसको अगर ग्राउंड मान लो भाई, तो यहाँ पे वोल्ट कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। तो VA माइनस 10 बाई 1, यहाँ पे क्या होगा 1, VA माइनस 1 बाई 2, और प्लस VA माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया भाई, ये यही तो है ना कि ये क्या बोलते हैं इसको, आप KCL तो ही लगा रहे हो ना, कुछ और थोड़े ना, इसमें KCL है ना, KCL ही है। KCL और ओम्स लॉ है, कैसे पता चला भाई, ओम्स लॉ क्या होता है, अभी तो आप ये जो लिखे हो ये क्या है भाई, ये सब ये ओम्स लॉ ही है, V इक्वल टू आ रहा है। तो जो हम नोडल एनालिसिस लिख रहे हैं एक्चुअली वो दोनों है, KCL प्लस ओम्स लॉ। ठीक है, ये लिख दिया। अब चलो एक काम करते हैं, इसका हम LCM ले लेंगे, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 VA माइनस 60 प्लस 3 VA माइनस 3 प्लस और 2 VA प्लस 4 इक्वल टू 0। अब 6 VA 3 VA 2 VA कितना, 6 3 2 11 VA इक्वल्स टू 60 और माइनस 1 क्या हो जाएगा 59। सो VA का वैल्यू क्या होगा 59 बाई 11 वोल्ट। कोई दिक्कत परेशानी है क्या, होपफुली आप समझ गए होंगे, राइट। कुछ भी नहीं था भाई इसमें, 59 बाई 11 वोल्ट। ठीक, ये तो हमने इससे निकाल दिया। अब मान लो कि हम अगर मेश एनालिसिस से निकालते हैं, लेट से हम अगर अभी मेश एनालिसिस से निकालते हैं तो क्या होता है, चलो यहाँ पे देखते हैं। अगर हम मेश एनालिसिस करते हैं, देखो इसमें फिर आपको क्या मानना पड़ेगा, कलर चेंज करो भाई, I1 I2। ठीक है, लगाओ इसमें मेश, इस नेटवर्क में, 2 नेटवर्क में लगाना पड़ेगा आपको। तो लगाओ भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस I1। अब क्या है, यहाँ पे हम देखो करंट का डायरेक्शन ना, हम हमेशा करंट किधर से किधर फ्लो करता है, अगर कोई रेजिस्टेंस है, करंट हमेशा ऐसे मान के चलते हैं। ठीक है, तो प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, तो इसीलिए हम हमेशा माइनस, प्लस से माइनस में वोल्टेज को क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे ना, तो माइनस IA इंटू 1
उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे 2 में। अब देखो 2 में जब हम करेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू I1 माइनस, मान लो कि I1 बड़ा है, उसके बाद क्या लिखेंगे -1 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा बताओ, 10 में से 1 गया तो 9 इक्वल्स टू 2 और 1 3I1 माइनस 2I2 दिस इज इक्वल्स टू 1 इक्वल्स। अब इसमें लगाओ, तो इसमें लगाओगे तो पहले क्या लिखोगे 2 वोल्ट से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद +1, उसके बाद -2 इंटू I2 माइनस I1 और -3I2 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो 3 इक्वल्स टू 2I2 प्लस 3I2, तो ये हो जाएगा कितना भाई बताओ, माइनस, एक काम करो, हाँ ठीक है रुको, -2I1 क्योंकि उसको उधर भेजोगे, अब +5I2 दिस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे क्या है 3I1 है, यहाँ पे 2I1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से इसको 3 से, क्या हो जाएगा बताओ। सो पहला जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा 18 इक्वल्स टू 6I1, ठीक है, -4I2, और जो दूसरा इक्वेशन बनेगा 9 इक्वल्स टू -6I1 प्लस 15, इसको लिखो 18 9 27, तो 27 इक्वल्स टू 11I2, सो I2 इक्वल्स टू 27/11। ठीक है, अब एक काम करो, I1 का वैल्यू निकालने के लिए दूसरा इक्वेशन में डाल दो, 3 इक्वल टू -2I1 प्लस 5 इंटू 27/11। सो 2I1 को इधर ले आओ, इसको भेज दो, तो 27 बचे 135 -3, 135 11 पे 33 102 डिवाइड बाई 11। अब चूंकि 2I1 है तो I1 को क्या लिखोगे 51 डिवाइड बाई 11 51। ठीक, अब भी कैसे निकालोगे बताओ। सो जब आप VA को करोगे, देखो भाई सो दिस VA क्या होगा, अब देखो आपको निकालना है भाई VA, कैसे निकालोगे बताओ। तो एक काम करो ना, VA निकालने का मतलब क्या है, VA -0, आप ऐसे मानकर चलो कि ये है ये, तो मतलब तुम VA निकालने के लिए इधर एक मूव करोगे, तो एक बार इधर मूव कर जाओ, तो क्या लिखोगे 1 और -2 इंटू I2 माइनस I1 बराबर है। सो 1 - 2 I1 का वैल्यू, I2 का वैल्यू बोलो 51/11 -20, अरे सॉरी नहीं सब I2 का वैल्यू जो है 27 है ना, 27 51/11 बताओ भाई, 1 - 2 इंटू 51 27 दूना क्या होता है 11 में से 7 गया तो 4 2/11। अब चूंकि ये माइनस आएगा, हाँ क्या होगा 1 प्लस 24 दूना 48/11, क्या हो जाएगा भाई 9 5 सही है ना, आ गया ना। देखो पहले भी 59/11, अभी भी 59/11, मतलब दोनों से सेम ही आंसर आ रहा है। ओके, अगर आप देखो ये जो चीज़ें मैंने किया ये मेरे प्रैक्टिस से आया हुआ है, तो आप भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो मेरे हिसाब से आपका भी आ जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब। अब देखो थोड़ा सा हम इसमें जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, 1 मिनट ठहरना ज़रा, एक मिनट, अरे ठीक है देखो, ओके। सो यार देखो अगर हम इस सारे को ख़त्म करते हैं, लाइक इसको ख़त्म कर दो भैया,
ख़त्म करो इस सबको भाई, ठीक है, क्योंकि क्या है अपने को थोड़ा सा जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसको हम लोग थोड़ा समझेंगे, क्योंकि वो समझेंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा यार, ठीक है। ओके, सो चलो देखते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, हम जब करंट निकाले तो हमें पता चला कि इस लूप में जो करंट है वो कुछ ऐसे आया है, और इस लूप में जो करंट है कुछ ऐसे आया है। हमने इसको I1 माना था, इसको I2 माना था। तो भाई I1 का वैल्यू कितना था? I1 का वैल्यू था 51/11 और I2 का वैल्यू था 27/11, राइट। तो देखो इसका मतलब क्या है कि करंट इसमें जो जा रहा है दिस इज I1, और इसमें जो जा रहा है इसे वो है I2, ठीक ठीक। अब देखो भाई, इस सोर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है बताओ? ये जो सोर्स है ये पावर डिलीवर कर रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है? अब चूंकि इसके प्लस से करंट ऊपर जा रहा है, देखो पॉजिटिव करंट आया भाई, I1 क्या है? पॉजिटिव करंट। तो करंट इसके प्लस से ऊपर जा रहा है, तो प्लस को छोड़ रहा है या फिर एंटर मार रहा है? छोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। इस वोल्टेज सोर्स के बारे में बताओ। देखो ये वोल्टेज सोर्स में हमें नहीं पता, क्योंकि ये सोर्स क्या है? कॉमन सोर्स है। अब कॉमन सोर्स में देखना पड़ेगा, एक करंट इधर आ रहा है और दूसरा करंट इधर आ रहा है, ठीक। तो एक जो आ रहा है वो I1 है और ये जा रहा है I2। तो I1 और I2 में बड़ा कौन है? तो I1 ग्रेटर देन I2 है, यही था ना? एक बार चेक कर लो भाई, देखो ना I1 बड़ा है, देखो ये I2 से। तो अभी अगर चेक करो I1 ग्रेटर I2 से, इसका मतलब ये है कि इस सोर्स को अगर तुम देखो प्लस माइनस 1 वोल्ट है ना, तो I1 माइनस I2 क्या है? ग्रेटर देन 0। कितना हो जाएगा लगभग? 51 माइनस 27। बताओ भाई जल्दी से बताओ, 24/11 एम्पियर। तो इसका मतलब करंट इसमें ऐसे जा रहा है, एंटर कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो सोर्स है ना 1 वोल्ट, वो पावर को ऑब्जर्व कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो करंट है I वो इसके प्लस में एंटर करे, चार्ज हो रहा है, ये बैटरी जो है चार्ज हो रहा है, तो चार्जिंग की वजह से क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा भाई, ठीक है। अब इसके बारे में बताओ, सिंपल है भाई, इसमें देखो करंट एंटर मार रहा है, तो ये भी पावर को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, समझ गए। दूसरी चीज़ है, जितना भी रेजिस्टेंस है भाई वो सारा का सारा पैसिव एलिमेंट होता है ना, मतलब ऑब्जर्व करता है, वो पावर को ऑब्जर्व करता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ कि इसमें कौन पैसिव हुआ और कौन एक्टिव हुआ, तो हम क्या बोलेंगे? तो भाई देखो ये डिलीवर कर रहा था, एक्टिव हो गया। ये क्या है? ऑब्जर्व कर रहा था, पैसिव हो गया। ये भी पैसिव हो गया। मतलब इस तरह क्वेश्चन फ्यूचर में बन सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इन चीज़ों का। सो देखते हैं, और भी क्वेश्चन होंगे तो करेंगे, नहीं तो हम फिर कल करेंगे यार। देखो 59/11 आंसर है, ठीक है, आप कर लेना इसको। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको इसमें बता दूँ, देखो कि जैसे अभी हमने ये जो नेटवर्क बनाया है, इसी नेटवर्क में देखो एक बार फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ यार। ये देखो भाई 1 2 3 ओम है, और ये क्या है? 10 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट। जैसे बात बताओ, मान लो यहाँ पे हमने VA निकाल दिया, ठीक है। हाँ, अभी तुमसे पूछा जाता कि बताओ, ठीक है, एक मिनट सर, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया नेटवर्क लेने में? नहीं, कोई गलत नहीं है, ठीक। तो इसके द्वारा अगर डिलीवर पावर पूछा जाता तो निकाल लेते, इसके द्वारा डिलीवर पावर पूछा जाता या ऑब्जर्व पावर जो भी है तो ये निकाल लेते। मान लो पूछा जाता कि टोटल पावर ऑब्जर्व कितना होगा? टोटल पावर ऑब्जर्व्ड इन द, पहला क्वेश्चन ये रहता, टोटल इन द सर्किट। दूसरा क्वेश्चन, टोटल पावर डिलीवर्ड इन द सर्किट। क्या निकालते भाई? ये दोनों का दोनों ना जीरो होता। टेलीगन्स थ्योरम जो है वो क्या कहता है?
टेलीगन्स थ्योरम यही तो कहता है कि भाई जो एक नेटवर्क में, क्लोज नेटवर्क में जो पावर का जो ऑब्जर्व्ड है, दिस इज इक्वल टू पावर डिलीवर्ड। सो अगर मान लो तुमने टोटल पावर ऑब्जर्व पूछा है तो इसका मतलब क्या होगा, पी ऑब्जर्व्ड माइनस पी डिलीवर्ड, बराबर ना। या फिर टोटल पी डिलीवर अगर पूछता तो क्या लिखते हैं, टोटल पावर डिलीवर माइनस टोटल पावर ऑब्जर्व, ये लिखते ना। तो इसीलिए क्या होता है, दोनों बराबर हो जाएगा तो ओवरऑल 0 आ जाएगा। तो टेलीगन्स थ्योरम से आप हमेशा ध्यान रखो कि टेलीगन्स थ्योरम यही कहता है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। मैं हमेशा टेलीगन्स जितना भी पढ़ाया हूँ मैं आपको सब रिवाइज कराते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट, टाइम कितना, चलो ठीक है, आज के लिए हम इधर ही खत्म क्लोज करेंगे। कल जो हमारा लेक्चर रहेगा वो इस क्वेश्चन से हम आज इधर ही ख़त्म करते, ठीक है। कल हम इधर से पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक। ओके चलो ब्रो, बाय, थैंक यू सो मच।